बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हैंडआउट 5 कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। इससे पहले हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को ही कवर कर रहे थे। उसके अंदर हमने उसकी बेसिक्स को कवर किया था। अब उसकी थोड़ी सी एडवांस चीज़ों को हम कवर करेंगे। कुछ वहाँ पे क्वेश्चन थे जिसमें हमने सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज कैलकुलेट किए थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना हम उन रेलेवेंट कैश फ्लोज को यूज़ करते हुए उनकी जो है एस्टिमेट करेंगे। आया वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसको जो है कंपनी को कैरी ऑन करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स जो एनपीवी आईआरआर जो भी टेक्निक्स लास्ट टाइम आपको वहाँ पे भी लास्ट चैप्टर में भी हमने कवर किया था, तो इस चैप्टर में भी हम उनको कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पेप्सी इनकॉर्पोरेशन हैज़ 2 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोजेक्ट ए की जो कॉस्ट है, देखिए कॉस्ट 0 पीरियड में होगी 9000। 0 पीरियड का मतलब है आज। 9000 कॉस्ट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर 1 में 1000, ईयर 2 में 1000, ईयर 3 में 1000। कॉस्ट जो है हमेशा 0 पीरियड। याद रखें, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कारोबार, कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टार्ट में हमें चाहिए होती है। यानी मिसाल के तौर पर आज आप कोई भी कारोबार शुरू करेंगे तो आपको जितनी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो जनवरी 2021 में चाहिए होगी। अब जनवरी 2021 में अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो अब उसके जो प्रॉफिट्स आपको आना शुरू होंगे वो दिसंबर 31, 2021 में आना शुरू होंगे। तो समझो कि ये पहला जो प्रॉफिट है ये दिसंबर 31 का है, ये दूसरा 31 2021 का है, ये दूसरा जो है दिसंबर 31 2022 का है, ये दिसंबर 31 2023 का है। ठीक है। तो आउटफ्लो हमेशा, यानी जो कॉस्ट है या आउटफ्लो है या आउटले है, जो भी वर्ड आप कह लें, वो हमेशा 0 पीरियड पे होगा। ये दरमियान में भी हो सकते हैं लेकिन 0 पीरियड पे लाजमी होगा। और इन्फ्लोज जो हैं वो हमेशा सर्टेन पीरियड के बाद, 1 साल या 2 साल के बाद से स्टार्ट होंगे। अब प्रोजेक्ट जो है वो वेरी करता है। कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ कारोबार होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। कुछ ऐसे कारोबार होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं जो सिर्फ मशीन या उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। तो वो एक लाइफ के बाद वो मशीन ख़राब हो जाती है, फिर हमें नई मशीन लेनी होती है। तो हम जो यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये पूरे बिज़नेस की बात नहीं हो रही होती। एक बिज़नेस के अंदर पर्टिकुलर मशीन, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही होगी कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का कितना खर्चा है और कंपनी उससे कितना बेनिफिट ले रही है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं। अब चूँकि हमारे जो पास जो कॉस्ट हो रही होती है वो 0 पीरियड पे हो रही होती है और जो बेनिफिट्स आ रहे होते हैं वो फ्यूचर में आ रहे होते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद। तो अब उसमें होता ये है कि जो पैसा आज हमारे पास है, यानी जो कॉस्ट, ये जो आज 0 पीरियड है, ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू यानी आज जो है सपोज़ 9000 है तो आज का 9000 ही है। लेकिन अगर यही 9000 अगर 1 साल के बाद की मैं बात करूं, ठीक है, वो भले 9000 वाले नोट ही हों, लेकिन अगर 9000 रुपये आज जनवरी 1 2021 के 9000 और जनवरी 31 2021 के जो 9000 होंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे। उसका रीज़न ये है कि एक तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। जो 9000 रुपये से आज आप बाइंग कर सकेंगे वो 1 साल बाद नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि ये 9000 आप कहीं पे इन्वेस्ट करके इसको 10,000, 11,000, 12,000 बना सकते हैं। ठीक है। तो ये अगर नॉमिनल टर्म में देखा जाए तो ये दोनों बराबर हैं, यानी 9000 आज के, यानी 1 जनवरी 2021 के और 31 दिसंबर 2021 के। लेकिन अगर रियल टर्म में देखा जाए तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमारे जो आउटफ्लो है वो ईयर 0 में हो रहा है, यानी आज हो रहा है। इनफ्लोज हमारे जो है, यानी जो प्रॉफिट्स हैं वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को जो है वो 0 पे लाते हैं, फिर जो है डिफरेंस निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि आया ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे, ये चूँकि अकाउंटिंग की चीज़ है, प्रॉफिट तो फाइनेंस के अंदर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम कंसीडर नहीं करते। फाइनेंस के अंदर जो है हमेशा कैश फ्लो कंसीडर होता है। फाइनेंस और अकाउंटिंग में जो 2 मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि अकाउंटिंग जो है वो पास्ट डेटा की बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जबकि फाइनेंस जो है वो हमेशा फ्यूचर फॉरकास्ट हम करते हैं। यानी ये जो प्रोजेक्ट ए या बी हम एवेलुएट कर रहे हैं तो ये अभी हुआ नहीं है, ये अभी पेपर वर्क हो रहा है।
अभी हम उसको असेस कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं, ये यानी ये काम अभी होना है। लेकिन अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सेल, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह वगैरह ये जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हो चुकी होती हैं, तो वो पास्ट डेटा की बेस पे होता है। और ये जो फाइनेंस है उसमें फ्यूचर की बुनियाद पे हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करके फिर उसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए या नहीं करना। दूसरा डिफरेंस ये है कि अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस है, यानी उसमें क्रेडिट शामिल होता है। यानी नेट इनकम का मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास इतना कैश है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास हो सके कैश भी हो सके कुछ पैसे जो है ना कस्टमर के पास कंपनी के जो है ना वो बाउंड हो अकाउंट सेबल की शक्ल में। तो नेट इनकम का मतलब कैश नहीं होता। लेकिन फाइनेंस जो है वो सिर्फ कैश बेसिस पे बात करता है। फाइनेंस में कितना कैश हमने दिया और इन रिटर्न हमें कितना कैश मिला। यहाँ पे नेट इनकम की बात नहीं होगी, यहाँ पे कैश फ्लो की बात होगी कि कितना कैश हमें मिला। तो ये फाइनेंस और अकाउंटिंग में दो डिफरेंसेस होते हैं। अकाउंटिंग पास्ट बेस्ड डेटा पे काम करती है और फाइनेंस फ्यूचर बेस्ड डेटा पे काम करता है। जबकि अकाउंटिंग के अंदर जो है वो एक्रूअल बेसिस होता है, यानी इसमें सारी उधार और कैश दोनों शामिल होता है, जबकि फाइनेंस सिर्फ कैश पे काम होता है। तो ये एक प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हम ये कैश फ्लोज यूज़ करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच प्रोजेक्ट compute it is payback period, it is net present value and it is profitability index using a discount rate of 15%। डिस्काउंट रेट यानी रेट ऑफ रिटर्न या जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 15% है। लाजमी बात है, ये जो प्रोजेक्ट आप लोग इसके लिए जो फाइनेंस करेंगे 9,000 रुपये कहीं से अगर इक्विटी की मद में मिले हैं या लोन लिया गया है तो उसके अगेंस्ट जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो 15% है। वो कॉस्ट हमारी जो है इक्विटी की शक्ल में या लाइबिलिटी यानी कॉस्ट ऑफ डेट की शक्ल में या दोनों का मिक्सचर यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा वो हमारा 15% है, जिसको हम डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेबैक पीरियड को डिस्कस करते हैं। पेबैक पीरियड जो है इज़ द टाइम विच टेल्स हाउ मेनी ईयर्स, मंथ्स एंड डेज कंपनी वुड रिसीव इट इज़ इन्वेस्टेड अमाउंट, कि कंपनी कितने अरसे में अपना इन्वेस्टेड अमाउंट जो है ना कंपनी को मिल जाता है। अब कंपनी ने देखें प्रोजेक्ट ए में, अभी प्रोजेक्ट ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ए में 9,000 जो है कंपनी ने इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब पहले साल में आप देखें आपको ईयर 1 में कंपनी को 5,000 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 9,000 में से 5,000 कंपनी को मिल गए तो कंपनी ने कितना अमाउंट रिसीव कर लिया, 5,000। ठीक है, तो 9,000 में 5,000 रिसीव कर लिए, तो बाकी कंपनी का अभी भी कितना अमाउंट जो है वो बाउंड है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 4,000, क्योंकि कंपनी ने टोटल 9,000 रुपये लगाए, 5,000 कंपनी को वापस मिल गए, बाकी कंपनी के 4,000 रुपये अभी भी उस प्रोजेक्ट में बाउंड है। ठीक है, अगले साल फिर जो है कंपनी को 4,000 रुपये का जो है ना वो नेट कैश फ्लो मिला है। ठीक है, पहले साल में 5,000 फिर 4,000 मिला, तो कंपनी को टोटल अमाउंट रिसीव जो हुआ 5,000 पिछले साल में और 4,000 टोटल मिला के 9,000। और कंपनी का जो रिमेनिंग अमाउंट है, क्योंकि कंपनी ने 9,000 लगाए और 9,000 रुपये ही कंपनी को जो है वो 2 सालों में वापस मिल गए, बैलेंस रह गया 0। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट का जो पेबैक पीरियड है वो हमारा जो है 2 ईयर्स है, यानी 2 ईयर्स में ये प्रोजेक्ट जो है वो हमें ये पैसे रिटर्न कर रहा है। 2 सालों में ये हमारे पास कैश वापस आ रहा है, तो ये पेबैक पीरियड है इस प्रोजेक्ट का। 2 ईयर्स में हमारा कैश वापस, इन्वेस्टेड अमाउंट हमें वापस मिल रहा है, तो ये इसका पेबैक पीरियड है। उसके बाद जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लोज। अब उसके लिए करते क्या है कि हमारे पास जैसे ये ईयर है 0, 1, 2, 3, 0 में हमारा आउटफ्लो है, इनफ्लोज हैं 5,000, 4,000, 3,000, ये हमने यहाँ लिखे। अब हमें चूँकि ये देखो ये 5,000 हमें ईयर 1 पे मिल रहे हैं, ये 2 पे मिल रहे हैं, ये 3 पे मिल रहे हैं, तो अब ये फ्यूचर में मिल रहे हैं। आज हमें क्या करना है, इसको आज पे लेकर आना है, उसको जो है ना प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के लिए हमने क्या किया, हमने डिस्काउंट फैक्टर मालूम किया। डिस्काउंट फैक्टर कैसे मालूम किया, डिस्काउंट फैक्टर हमने मालूम किया 1/1.15 रेज पावर n, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज पावर n। ठीक है, अब पहले जो 0 ईयर है तो उसमें n की जगह 0 पुट होगा, तो हमने क्या किया 1 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 0। पावर 0 लगाने से जो डिनोमिनेटर है वो भी हमारा 1 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो पीवी फैक्टर आ गया 1।
9000 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 9000, क्योंकि ज़ीरो पीरियड वाली जो भी वैल्यू होगी उसका डिस्काउंट फैक्टर 1 ही आएगा। उसके बाद जो ईयर 1 का जो डिस्काउंट फैक्टर है वो हमने 1 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज पावर 1, तो हमारे पास जो डिस्काउंट फैक्टर आ गया वो 0.85। 5000 को 0.87 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4350। उसके बाद इसका जो डिस्काउंट फैक्टर हमने मालूम किया 1 डिवाइडेड बाय 1.15 स्क्वायर, तो इसका डिस्काउंट फैक्टर आ गया 0.756, मल्टीप्लाई कर दिया 4000 से तो 3024। इसी तरीके से ईयर 3 का 1 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 3, तो मल्टीप्लाई किया 3000 से, तो ये हमारे पास, तो इस तरीके से ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर की मदद से ये प्रेजेंट वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब जो है हमारे पास पीवी इनफ्लो जो है, जो हमने इसका टोटल लिया तो इसका टोटल आ गया 9348, और आउटफ्लो जो है वो हमारा 9000 है, आउटफ्लो हमारा 9000 है। तो 9348 में से 9000 जब हमने माइनस किए तो हमारे पास 348 जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा 348 आ गया। ये एनपीवी का जो डिसीजन क्राइटेरिया होता है कि अगर एनपीवी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ जाए तो हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फार्मूला है वो ये पीवी इनफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी आउटफ्लो। पीवी इनफ्लो हमारा 9348 है, इन तीनों का सम ईयर 1 2 3 इन तीनों के इनफ्लोज का सम 9348 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो 9000, आंसर आ गया 1.039। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो बेसिकली इसका आंसर अगर 1 या 1 से ग्रेटर आता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है, तो ये भी 1 से ग्रेटर है। याद रखें जब एनपीवी 0 या ग्रेटर देन 0 होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर भी 1 या 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये दोनों जब अगर एनपीवी से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा तो बाकी मेथड से भी प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमने पार्ट प्रोजेक्ट ए कर लिया। प्रोजेक्ट बी को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इसी तरह आल्सो आपको क्वेश्चन 2 भी करना है। क्वेश्चन 2 में पेबैक पीरियड के बारे में पूछा गया है कि पेबैक पीरियड में जो है ना क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, तो ये चीज़ें जो है वो उसको क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग आर एक्सरसाइजेज ऑन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट होता है जहाँ पर जो है इनफ्लोज और आउटफ्लो दोनों बराबर होते हैं, यानी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, यानी जिसमें इनफ्लोज पीवी इनफ्लोज और पीवी आउटफ्लो दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी जहाँ पे एनपीवी हमारा 0 के बराबर होता है, यानी जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा 1 होगा। तो उसको सॉल्व करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 टुडे, यानी आउटफ्लो जो है वो टुडे 1000 है, और विल रिटर्न 2000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर, और उसके बदले में हमें 2000 रुपये मिलेंगे 10 साल बाद। आज हम लगा रहे हैं 1000 रुपये, और उसका जो बदला यानी रिटर्न हमें मिलेगा वो हमें 2000 रुपये मिलेंगे 10 साल बाद। तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आउटफ्लो हम जो है लेफ़्ट साइड पे रखते हैं और इनफ्लोज जो है वो राइट साइड पे रखते हैं। ठीक है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और IRR इन शॉर्ट हम बोलते हैं IRR इज़ द रेट वेयर आउटफ्लोज इनफ्लोज बिकम इक्वल, यानी प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो। ठीक है, ये रेट जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी हम गेस करते हैं, डिफरेंट रेट गेस करते हैं, ये कोई इसका डायरेक्ट तरीकाकार नहीं है, एक एक्स्ट्रापोलेशन मेथड है, लेकिन यह कि ट्रायल एंड एरर से हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है या फाइनेंशियल कैलकुलेटर से आता है, लेकिन जो है ग्रेजुएशन लेवल पे जो है ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो लिहाजा जो है हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू जो है ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। ट्रायल एंड एरर का मतलब है गेस करेंगे। तो सबसे पहला गेस मैंने किया है 10%, सबसे पहला जो गेस किया है वो 10%। 1000 हमारा आउटफ्लो है और इनफ्लो हमारा है 2000 को डिवाइड कर दिया हमने 1 + IRR रेस पावर 10, क्योंकि 10 साल बाद मिलेगा तो पावर 10 लगेगा। तो हमने 10% रेट अज्यूम किया, तो हमने 2000 रुपये लिखे, 1 + 0.1 यानी 10% डेसिमल फॉर्म में हमने लिखे, रेस पावर 10 किया, तो इसका आंसर आ गया 771। अब 771 जो है, यानी आप यूँ कह लें इक्वेशन की राइट साइड का जो आंसर आ गया है वो 771 है। लेफ़्ट साइड पे हमारा आउटफ्लो जो है वो 1000 है, यानी पीवी आउटफ्लो 1000 है, पीवी इनफ्लोज 771 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी 1000 रुपये 771 के बराबर नहीं है। तो लिहाजा जब बराबर नहीं है तो फिर मैं एक और रेट अज्यूम करूँगा। ठीक है, याद रखें जब ये अमाउंट कम आएगा
यानी अगर मिसाल इनफ्लोज़ का पीवी का आंसर कम आएगा, यानी आउटफ्लो का अमाउंट ज़्यादा होगा, इनफ्लोज़ का अमाउंट कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये होता है फिर हम रेट कम करते हैं, यानी रेट हम फिर कम वाला अज्यूम करेंगे। यानी पहले मैंने 10% किया तो अब मैं उससे छोटा रेट अज्यूम करूँगा, छोटा रेट अज्यूम करूँगा क्योंकि जो है ये अमाउंट कम आ रहा है। जब मैं कम रेट अज्यूम करूँगा ये अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर ये अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा आ रहा होता तो फिर मैं 10% से ज़्यादा रेट अज्यूम करता। तो अब ये जो है मैं 8% अज्यूम कर रहा हूँ, 8% मैंने इसी तरीके से 2000 डिवाइड 1.08, तो आंसर आ गया 926.4। 926.4 यानी हमारा पीवी इनफ्लो है, पीवी आउटफ्लो 1000 है। अगेन ये बराबर नहीं है, तो अभी भी ये 1000 रुपये से कम है, तो अभी भी मैं रेट जो है वो उससे 8% से वाला अभी कम अज्यूम करूँगा। तो फाइनली जो है 7.18% मैंने रेट अज्यूम किया। 7.18% मैंने उसी तरीके से पुट किया जिस तरीके से ऊपर की चीज़ें हमने पुट की, तो देखा कि 999.8 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो है 999.8 हमारे पीवी इनफ्लो है और आउटफ्लो जो पीवी आउटफ्लो है वो 1000 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, यानी सिर्फ 20 पैसे का फ़र्क है। तो याद रखें IRR में अगर कुछ रुपयों का फ़र्क हो तो फिर वो जो है अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट मान लिया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जो है वो नहीं आता। फाइनेंशियल कैलकुलेटर में तो आ सकता है, वैसे जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें IRR एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 9 जो है वो हमारा जो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर वी फाउंड दैट इक्वेशन बिकम इक्वल एट द रेट ऑफ 7.18%। इट मीन्स 7.18% इज आर IRR। तो ये हमारा IRR आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमने पार्ट ए किया था, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट बी देख लें। पार्ट बी में कह रहा है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 विल रिटर्न 500 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। यानी आप 1000 रुपये आज लगाएंगे, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट आपको 500 फिर 500 फिर 500 500 के 3 मरतबा जो है रिटर्न आपको मिलेंगे 3 टाइम्स 3 ईयर्स में, एंड ऑफ द 3 ईयर्स। तो IRR क्या होगा, तो अगेन वही IRR का मेथड होगा ट्रायल एंड एरर। सबसे पहले मैंने जो है 10% अज्यूम किया, 10% मैंने 500। अब चूँकि वहाँ पे एक ही वैल्यू थी तो एक ही अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा था, एक ही अमाउंट लिखा था। अब यहाँ पे चूँकि 3 वैल्यूज़ हैं तो हमने 500 और ये 500 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो 1.1 पावर 1 किया, फिर ये 500 2 साल के बाद मिल रहे हैं 1.1 पावर 2 किया, ये 500 3 साल के बाद मिल रहे हैं तो 1.1 पावर 3 किया। इस तरीके से हमने ये जो कैलकुलेट किया। अब ये तीनों को जब हमने डिवाइड करके फिर ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने देखा इसका आंसर आ रहा है 1656.7, यानी 1656 आश्चर्य। तो ये 1656 जो है ये हमारे पास पीवी इनफ्लो आ रहा है, जबकि पीवी आउटफ्लो 1000 रुपये है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब ये 1656 जो है वो 1000 रुपये से ऊपर अमाउंट है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको 1000 रुपये ऐसा रेट लगाना है जिससे ये 1000 रुपये आ जाए। तो अब लाजमी बात है 10% पे ये ज़्यादा आ रहा है, तो अब मुझे ऐसा रेट यानी 10% से ऊपर रेट अज्यूम करना पड़ेगा ताकि ये अमाउंट थोड़ा सा कम हो। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि उसके अंदर जो है अमाउंट कम था, तो हमने जो है उसको बढ़ाने के लिए, अमाउंट बढ़ाने के लिए रेट कम कर दिया था। अब अमाउंट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, रेट बढ़ाएंगे ताकि अमाउंट छोटा हो। तो फिर मैंने फिर दूसरे पे 12% अज्यूम किया। 12% अगेन उसी तरीके से 1.12 पावर 1, 1.12 पावर 2, 1.12 पावर 3 करके मेरे पास आ गया 1200.9। तो ये भी 1000 रुपये के बराबर नहीं है। अभी भी ये अमाउंट जो है वो 1000 रुपये से ऊपर है। अगेन मुझे उससे भी ऊपर रेट 12% से भी ऊपर रेट अज्यूम करना पड़ेगा। तो फाइनली 23.37% मैंने अज्यूम किया। तो 500 डिवाइडेड बाय 1.23 इस तरीके से पावर 2 पावर 3 किया, तो इसका आंसर आ गया 1000.08। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर वी फाउंड दैट इक्वेशन बिकम इक्वल एट द रेट ऑफ, तो इट मीन्स 23.3 इज आवर IRR। ये पार्ट बी हमारा हो गया। पार्ट सी में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट 1000 ₹1001 टुडे विल रिटर्न 900 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। पहले साल में 900, दूसरे साल में 500, तीसरे साल में 100 रुपये। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें। इसको बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जिस तरीके से हमने पार्ट बी किया है, यानी आप इस 500 की जगह 900 रुपये रखें, उसको जो भी पावर 1 दें,
फिर 500 रुपये यहाँ रखें, उसको पावर 2 दें, फिर 100 रुपये यहाँ रखें, उसको पावर 3 दें, और फिर उसको रेट लगाएं 10% 12%, और फिर देखें कि इक्वेशन कहाँ पे इक्वल हो रही है, तो वो IRR होगा। ठीक है। उसके बाद एन इन्वेस्टमेंट 1000 रिटर्न 130 पर ईयर फॉर एवर की जब बात होगी, यानी ये परपीचुटी है, परपीचुटी की जब बात होती है तो परपीचुटी में जो है वो लाइफ टाइम की बात होती है, तो उसमें 1.1 पावर वगैरह नहीं लगता। उसमें सीधा सीधा हम क्या करते हैं कि जो हमें इनफ्लो मिल रहा है, यानी जैसे 130 मिल रहा है, ये लाइफ टाइम मिल रहा है, तो हम 1000 रखते हैं और इनफ्लो रखते हैं, और इनफ्लो के नीचे डायरेक्ट रेट अप्लाई करते हैं 10%, 12%, 11%, यानी उसमें 1 प्लस रेट रेस पावर n की बात नहीं होगी, डायरेक्ट रेट जो है ना हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो हमने 10%, 11, 12 रख के देखा, 13% पे जो है ये एग्जैक्ट 1000 आ गया था, तो हमने जो है यहाँ पे IRR डायरेक्टली एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर लिया था। तो 130 डिवाइडेड बाय 13% किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1000। तो 1000 इक्वल है IRR परपीचुटी इज 13%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज एज फॉलोज। ठीक है। अब प्रोजेक्ट ए में जो हमारा आउटफ्लो है 0 पीरियड पे वो 2000 है, प्रोजेक्ट बी में भी आउटफ्लो 2000 है, 1 में 1000 है, 2 में 1000, यानी ये इनफ्लोज हैं ये प्रोजेक्ट ए के ईयर 1 में 1000 1000 1000 1000, जबकि प्रोजेक्ट बी के जो ना पहले साल में कोई रिटर्न नहीं है, दूसरे साल में, चौथे साल में 6000 है। ठीक है। हमें क्या करना है, डिटरमिन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच प्रोजेक्ट। उसको बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है, यानी आपको 2000 रखने हैं, लेफ्ट साइड पे इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर 1000 1000 1000 1000, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये वाला है। आपने 2000 पे यहाँ रखे इस जगह पे, फिर आपने 1000 1000 1000, फिर आपने रेट अज्यूम किया 1000, 4 मरतबा 1000। ठीक है। आखिरी वाले 1000 को 1 प्लस IRR रेस पावर 4 देंगे, तो आपने ये 4 1000 रखे और उसको फिर पावर 1 2 3 4 किया, और रेट अज्यूम किया 10% 12% जो भी है। पहले 10% पे ट्राई करें, फिर 12 पे 11 पे, जहाँ पे भी हो, जहाँ पे ये जो 1000 1000 1000 की चारों प्रेजेंट वैल्यूज़ अगर 2000 के बराबर हो जाए आउटफ्लो के, तो वो हमारा IRR कहलाएगा। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही कैश फ्लो है, आउटफ्लो 2000 है, एक कैश फ्लो जो है वो 6000 है, वो भी चौथे साल में। तो ये इस तरीके से होगा जैसे हमारा ये पहला ये वाला पार्ट हुआ था। आप 2000 यहाँ रखेंगे और यहाँ पे आप 6000 पुट करेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस IRR, यहाँ पे रेस पावर 4 करेंगे, क्योंकि एक ही इनफ्लो है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हमारा जो पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्व हुआ, इस तरीके से आपका IRR कैलकुलेट। तो सॉल्व पार्ट ए एंड बी रेफर। उसके बाद डिटरमिन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच पर डिस्काउंट रेट 0 5 10 20 30 एंड 35%। ठीक है। आपको जो है ना नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। बहरहाल नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ जो है आप का मेथड हम जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन कर चुके हैं कि इसके डिस्काउंट फैक्टर जो हैं उस तरीके से मालूम होते हैं। यहाँ पे 15% रेट था, तो ये 15% पे डिस्काउंट फैक्टर हमने मालूम किया। फिर कैश फ्लोज को, इनफ्लोज जो भी हैं, आउटफ्लो को 1 से और इनफ्लोज को पर्टिकुलर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको हम कैलकुलेट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, PV इनफ्लो ऐड करते हैं, फिर उसमें से PV आउटफ्लो माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा NPV आएगा उसी मेथड से। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हमने क्या किया कि 0 5 10 20 30 दोनों प्रोजेक्ट 35%, दोनों प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे ये रेट 0% पे, फिर 5 10 15 20 25 30 35 पे सब पे जो है ना प्रोजेक्ट ए की NPV और प्रोजेक्ट बी की NPV ये कैलकुलेट करके आप उसको कैलकुलेट करके टैली कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे उसको कैलकुलेट किया है पार्ट बी को। पार्ट बी जो है उसका प्रोसीजर जो है वो कैसे हुआ है, डिस्काउंट फैक्टर पहले हमने 0% पे मालूम किया, 0% पे डिस्काउंट फैक्टर सबका 1 आएगा, तो वो लिहाजा यानी अगर आप पहले साल की NPV यानी प्रोजेक्ट ए की 0% पे निकालें तो सीधा सीधा जो है ये 1000 ये 4000 हो जाएंगे, 4000 में से 2000 माइनस करेंगे तो उसका NPV 2000 आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी में जो है 6000 है, क्योंकि 0% पे 6000 चाहे आज के हों या 10 साल बाद के हों
वो 6,000 ही रहेंगे, तो 6,000 माइनस 4,000 का तो उसकी एनपीवी जो है वो 4,000 आ गई। लेकिन बाकी 5% पे 10% पे डिस्काउंट फैक्टर जो है ना उस हिसाब से आते हैं, तो उसको हमने पीवी इनफ्लोज को पहले डिस्काउंट किया, फिर हमने उसको ऐड किया, फिर उसमें से आउटफ्लो माइनस किया। तो इस तरीके से ये एनपीवी डिफरेंट रेट पे प्रोजेक्ट ए की और प्रोजेक्ट बी की कैलकुलेट की गई है। ठीक है, उसके बाद जो है उन प्रोजेक्ट को हमने क्या किया है, उसको हमने यहाँ पे ग्राफ किया है। ग्राफ किया है क्योंकि रिक्वायरमेंट है प्लॉट है ग्राफ ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट इन द डिफरेंट डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट एनपीवी हमने ये देखो यहाँ रखी है, ये हमने एनपीवी रखी है और ये हमने डिस्काउंट रेट रखे हैं, यहाँ पे लिखे हुए ये रेट्स हैं। ठीक है, और ये एनपीवी का अमाउंट है। तो हमने वाई एक्सिस पे हमें जो है एनपीवी रखना है और एक्स एक्सिस पे हमें रेट रखना है, एक्स एक्सिस पे हमें रेट रखना है। ये प्रोसीजर है, ये हमने रखा है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एनपीवी हमारे पास मैक्सिमम जो है 4,000 है। तो देखो एनपीवी जो है वाई एक्सिस पे पहला, और ये ग्रीन कलर का जो है वो देखो एनपीवी प्रोजेक्ट बी है, और ये जो रेड कलर है वो ए है। ए की जो एनपीवी 2,000 से शुरू हो रही है, ये 4,000 से शुरू हो रही है। इस तरीके से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे रेट बढ़ रहा है तो एनपीवी कम होती जा रही है। तो ये जैसे 0% पे देखो ये आ रही है एनपीवी, फिर 5% पे ये एनपीवी आ रही है। 5% पे आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट ए है उसकी एनपीवी तकरीबन 1500 के आसपास है। तो ये आप देख लें 1546 है। इसी तरीके से 5% पे आप ग्रीन कलर का देख लें तो तकरीबन एनपीवी 3,000 के आसपास आ रही है। तो देख लें ये 3,000 के आसपास, यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से अगर हम लाइन को उस 10% पे देख लें तकरीबन 2,000 के करीब आ रही है। तो देखो 2,000 आ रही है प्रोजेक्ट बी की। प्रोजेक्ट ए की आप 10% पे देख लें तो तकरीबन जो है 1,000 रुपये से थोड़ी ऊपर 1,100 कुछ आ रही है। तो देख लें 1,170 आ रही है। तो इस तरीके से डिफरेंट रेट पे हमने प्लॉट किया है। तो जैसे रेट बढ़ रहा है एनपीवी हमारी कम होती जा रही है। तो ये एनपीवी का ग्राफ है। अब ये जो यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइन यानी प्रोजेक्ट ए और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन, ये क्रॉस ओवर रेट कहलाता है। ये क्रॉस ओवर रेट कहलाता है। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्रॉस ओवर रेट कहलाता है। ये रेट तकरीबन अंदाज़न जो है तकरीबन यहाँ पे कोई 27 साढ़े 27% बनना है जहाँ पे ये इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 25% से ऊपर है, 30% से कम है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये 25 से 26% जो रेट होगा इस पे ये क्रॉस ओवर, ये एग्जैक्ट रेट यहाँ से एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा, लेकिन ये कि ये अंदाज़ा है कि 25 से 26% के आसपास है। तो यहाँ पर जो 25-26% जो रेट है, अगर ये दोनों 25% अगर डिस्काउंट रेट होगा तो दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी, हम देख सकते हैं कि 25% रेट पे प्रोजेक्ट ए की एनपीवी 362 है, 458 है। इसका मतलब 25 से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे रेट जो होगा जिसमें दोनों की एनपीवी बराबर आ जाएगी, क्रॉस ओवर रेट पे दोनों की एनपीवी बराबर आएगी। तो ये हमने इसको ग्राफ किया। ये हमारा पार्ट सी हो गया। पार्ट डी में विच प्रोजेक्ट वुड यू सिलेक्ट, वाई, what assumption are inherent in your decision. The project decision selection is made on the basis of NPV because it provides result in rupee amount which would be added in the company's wealth. So select the project which has high NPV. ठीक, अब यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट की सिलेक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी होगी। अब हमें ये देखना ये है कि डिस्काउंट रेट जो है कंपनी का कितना है। यानी अगर कंपनी का सपोज 10% डिस्काउंट रेट है तो हम प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करेंगे। अगर 15% है तो प्रोजेक्ट जो है बी को सिलेक्ट करेंगे। अगर 20% है तब भी प्रोजेक्ट, यानी अगर देखा जाए तो डिस्काउंट रेट तकरीबन जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो 10 से 15 या 12% या 14% या 18% होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारे पॉइंट्स पे प्रोजेक्ट बी की एनपीवी ज़्यादा आ रही है। तो इस केस में ये जो हमें डेटा गिवन है, इस केस में जो है हम प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक किया है। ठीक है, मेकर्स प्रॉपर्टी क्लास रेट्स फॉर 3, 5, 7 एंड 10 है। ठीक है, इसमें मेकर्स प्रॉपर्टी क्लास, अब इसमें देखिए आपको प्रीवियस जो हैंड आउट 4 है यानी प्रीवियस चैप्टर को उसको भी रेफ़र करना पड़ेगा। उसमें जो उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो उसी हिसाब से ये मेकर्स के 3 ईयर्स के रेट हैं, ये 5 ईयर्स के रेट हैं, ये 7 ईयर्स के रेट हैं, ये 10 ईयर्स के रेट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 को रेफ़र करें, और इसके अलावा जो है प्रीवियस जो लेक्चर है लास्ट चैप्टर है उसको भी रेफ़र करें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो है
सॉल्व पार्ट सी जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करना है वो प्लॉट एनपीवी ऑन वाई एक्सिस एंड रेट्स ऑन एक्स एक्सिस, ड्रा द ग्राफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो बाकी पार्ट है ए और बी, वो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को रेफ़र करेंगे या प्रीवियस लेक्चर को रेफ़र करेंगे, लेकिन पार्ट सी के लिए आप लास्ट जो हमारे जो ये वाला जो पार्ट है जो हमने ये किया है इसको आप रेफ़र करेंगे, इस तरीके से सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करने के लिए रेफ़र क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 जो प्रॉब्लम है अभी तक जो हमने किए हैं इस हैंड आउट के 1 to 5, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को रेफ़र करें। इसके अलावा यूज़ द डेटा ऑफ प्रॉब्लम 6 एंड प्रॉब्लम 7 ऑफ हैंड आउट 4, प्रीवियस हैंड आउट। ठीक है, अब देखें प्रीवियस हैंड आउट में ये जो इस हैंड आउट का जो क्वेश्चन प्रॉब्लम 6 है, प्रॉब्लम 7 है, सेम प्रॉब्लम जो नंबर है प्रॉब्लम 6 और प्रॉब्लम 7 जो लास्ट हैंड आउट के, तो उसके अंदर हमने जो है इसी क्वेश्चन का जो है ना वो रेलेवेंट कैश फ्लोज हमने कैलकुलेट किए थे। अब यहाँ पे जो है ना हमें डिस्काउंट रेट गिवन है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, उसको यूज़ करते हुए हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ मालूम करनी है और ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो उसके लिए आप रेफ़र करेंगे क्वेश्चन को, जो प्रीवियस जो हैंड आउट है उसमें रेलेवेंट कैश फ्लोज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हमें सिर्फ डिस्काउंट करना है। द रेलेवेंट कैश फ्लोज हैव ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड, यू जस्ट हैव टू डिस्काउंट देम एंड गिव विथ गिवन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड डिसाइड अबाउट द प्रोजेक्ट सिलेक्शन। प्रॉब्लम 8, सॉल्व P8 जो है कैपिटल रेशनिंग का मतलब होता है कि जो कंपनी के पास जो है ना लिमिटेड बजट होता है। लिमिटेड बजट का मतलब ये है कि उन लिमिटेड बजट के अंदर रहते हुए कंपनी के पास जो है, यानी कैपिटल रेशनिंग या राशनिंग जो भी कह लें, ये बेसिकली वर्ड राशन से ही निकला है। आपको याद होगा किसी ज़माने में राशन कार्ड या इस किस्म के टर्म यूज़ होते थे, क्योंकि उस खाने की किल्लत होती थी तो लोगों को पर राशन कार्ड या इन चीज़ों के इशू की जाती थी। तो उसमें ये होता था कि पर्टिकुलर महीने के अंदर चीनी या आटा या दाल या घी जो भी है एक फैमिली को कितना मिलेगा, तो वो एक लिमिट लगा दी जाती थी। तो इसी से ही निकला है रेशनिंग या राशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि कंपनी के पास लिमिटेड कैपिटल होता है, उसमें से प्रोजेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, तो हमें उस तरीके से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है कि मैक्सिमम जो है कंपनी को बेनिफिट हो। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि कंपनी हैज़ ए लिमिटेड द कंपनी हैज़ ₹1 बिलियन और 1000 मिलियन। कंपनी के पास 1000 मिलियन है टू इन्वेस्ट। सिलेक्ट मैक्सिमम प्रोजेक्ट वेयर यू कैन यूटिलाइज 1000 मिलियन एफिशिएंटली। अब यहाँ प्रॉब्लम के अंदर जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट गिवन है, उन प्रोजेक्ट के जो है ना वो सारी चीज़ें भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, 1000 मिलियन को इस तरीके से यूज़ करना है कि मैक्सिमम 1000 हमारे यूटिलाइज हो जाएं और जो प्रोजेक्ट हैं वो भी हमारे इसमें कंपनी का एनपीवी भी या प्रॉफिट्स भी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा हो। फर्स्ट फोकस ऑन द हाई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रोजेक्ट, बट रिमेंबर सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन बोथ बेटर पीआई एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, उनकी बेसिस पे आप डिसाइड करें। लेकिन ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि आप हाई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ले लें और आपके 800 मिलियन यूटिलाइज हो रहा हो। आप कोशिश करेंगे कि आपके 1000 मिलियन पूरे यूटिलाइज हो जाएं। अगर 1000 पूरे भी नहीं हो रहे तो कम से कम ये कि 1000 के करीब, यानी 980, 970 या 990 जितनी यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, और प्रोजेक्ट भी जो है ना वो आप हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाले इंडेक्स वाले ले लें। लेकिन अगर कोई आपको लग रहा है कि किसी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ना वो 19-20 है और उसमें हमारे फ़ंड भी यूटिलाइज़ हो रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर आपने 3 प्रोजेक्ट कर लिए और आपके 800 मिलियन यूटिलाइज़ हो गए। अब चौथे प्रोजेक्ट को मिसाल आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो एक की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.5 आ रही है और उसमें जो है ना वो 50 मिलियन रिक्वायर्ड हैं, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 1.4 है, यानी उससे थोड़ी कम है, लेकिन उसमें 180 मिलियन जो है ना वो यूज़ होंगे। तो फिर हम 1.4 वाले को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें फ़ंड भी यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, क्योंकि अगर 1.5 वाले को आप करेंगे तो आपका जो 800 मिलियन तो ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके, 50 मिलियन आप मज़ीद करेंगे, यानी उसके बाद 150 मिलियन आपके पास बचा रहेगा। हालांकि उसके बाद 150 मिलियन के बाद अगला प्रोजेक्ट आपके पास कोई शायद ना हो। ये समझाने के खातिर बता रहा हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को सिर्फ नहीं देखना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को भी देखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर
9 को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ हैंड आउट 4, यानी क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए आपको प्रीवियस हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमने बेडफोर्ड और हीनो जो ट्रक्स थे उनको हमने एनालाइज किया था। उसमें हमें वो ट्रक सेलेक्ट करना है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट जो है ना सबसे कम हो। आप प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट दोनों का निकालेंगे, बेडफोर्ड का भी निकालेंगे और हीनो का भी निकालेंगे, और देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू जो है सबसे कम किसकी है, जिसकी कम होगी, क्योंकि कॉस्ट के मामले में हम हमेशा कम कॉस्ट देखते हैं, एनपीवी के मामले में हम हाई एनपीवी देखते हैं क्योंकि वो हमें बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट के मामले में हम कम। तो यहाँ पे जो लो कॉस्ट ट्रक होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम 10 को करने के लिए आपको प्रॉब्लम 1 से लेकर 9 तक जितने प्रॉब्लम है उनको रेफ़र करें, ठीक है। सॉल्व पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 11। प्रॉब्लम 11 का जो पार्ट ए है उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम 1 से लेकर 10 तक अभी तक जितने अपने सवाल किए उनको रेफ़र करें, क्योंकि उसमें एनपीवी आईआरआर बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। उसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में चेंज प्रोजेक्ट की बात की गई। ये जो सिंबल है वो चेंज प्रोजेक्ट को करता है। चेंज प्रोजेक्ट जो है, चेंज प्रोजेक्ट मीन सब्सट्रैक्ट स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट कैश फ्लो बोथ आउटफ्लो एंड इनफ्लो फ्रॉम लार्ज। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 11 के अंदर 2 प्रोजेक्ट दिए गए, एक हाई लार्ज प्रोजेक्ट है, एक स्मॉल प्रोजेक्ट है। लार्ज प्रोजेक्ट की जो आउटफ्लो है वो 50 मिलियन है, स्मॉल का जो है वो 15 मिलियन है। तो हम क्या करेंगे, लार्ज में से स्मॉल को माइनस कर देंगे तो चेंज प्रोजेक्ट आ जाएगा 35 मिलियन। उसके बाद लार्ज प्रोजेक्ट का जो इनफ्लो है वो 8 मिलियन सालाना है और 20 साल तक है, जबकि स्मॉल प्रोजेक्ट का जो इनफ्लो है वो 3.4 मिलियन है, वो सालाना है और 20 साल तक है। तो हम क्या करेंगे, चेंज प्रोजेक्ट इनफ्लोज 8 में से 8 में से यानी लार्ज वाला इनफ्लो से स्मॉल वाला इनफ्लो माइनस कर देंगे 4.6 मिलियन, और ये सालाना होगा 20 साल तक। तो ये चेंज प्रोजेक्ट के इनफ्लोज हो गए सालाना और ये आउटफ्लो हो गया। इस तरीके से ये नया प्रोजेक्ट बन गया। अब आपके आउटफ्लो ये हो गया, इनफ्लो आपके ये हो गए। इस तरीके से अब आपको जो है ना इसकी एनपीवी आईआरआर कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल उसको अलग से एक प्रोजेक्ट ट्रीट करके, ठीक है। उसके बाद आप डेवलप द एनपीवी प्रोफाइल मींस प्लॉट एंड ये फिर आपको एनपीवी प्रोफाइल का मतलब है आपको इस तरीके से ये समझो कि ये चीज़ ये एनपीवी प्रोफाइल है, ये एनपीवी प्रोफाइल का टेबल है, यानी डिफरेंट रेट पे आपने एनपीवी कैलकुलेट किया और फिर आपने इसको ग्राफ किया। आपने ग्राफ किया, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और बी, जबकि क्वेश्चन नंबर 11 में प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और चेंज प्रोजेक्ट। तो जब आप उसको ग्राफ करेंगे आपको क्या करना है, एनपीवी प्रोफाइल मींस प्लॉट एनपीवी ऑन वाई एंड रेफर प्रॉब्लम 4 ड्रा ए ग्राफ एंड चेक वियर प्रोजेक्ट ए इंटरसेक्ट प्रोजेक्ट बी। देखें आपको प्रोजेक्ट ए जो है कहाँ पे बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके रिमेंबर एट द पॉइंट वेयर ए इंटरसेक्ट बी इज कॉल्ड क्रॉस ओवर रेट एंड आल्सो चेक वेयर आईआरआर ऑफ चेंज प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्रॉस ओवर रेट और नॉट, ठीक है। हाँ, आपको ये देखना है कि इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। याद रखें जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वो क्रॉस ओवर रेट कहलाता है, जहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी बराबर होती है, ठीक है। और जो चेंज प्रोजेक्ट का आईआरआर है, आईआरआर का मतलब ये है कि वो रेट होता है जहाँ पे पीवी इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होते हैं। तो पीवी इनफ्लो और आउटफ्लो जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे एनपीवी जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि पीवी इनफ्लो आउटफ्लो कहाँ बराबर होते हैं, जहाँ पे एनपीवी ज़ीरो होती है। तो आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट ए और बी जब आप उस क्वेश्चन नंबर 11 का प्लॉट करेंगे और चेंज प्रोजेक्ट को देखेंगे तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे चेंज प्रोजेक्ट जो है ना वो यहाँ इस पॉइंट को टच कर रहा होगा। तो वो इस पॉइंट को टच करने का मतलब यहाँ पे एनपीवी ज़ीरो है। देखो ये एनपीवी हमने प्लॉट की है तो यहाँ पे ज़ीरो है। तो जहाँ पर चेंज प्रोजेक्ट इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करेगा उसके बिल्कुल ऊपर एग्जैक्टली क्रॉस ओवर रेट होगा, ठीक है। जहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी बराबर होगी वहाँ पे चेंज प्रोजेक्ट वही चेंज प्रोजेक्ट का आईआरआर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना है। तो ये प्लॉट करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 जो है वो बिल्कुल आपको ऐसे ही करने हैं। उसके लिए आप रेफ़र करें प्रॉब्लम 1 से लेकर 11 तक। आ जाएँ क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 में जो है आउटफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी आर ₹10 मिलियन। क्वेश्चन 15 में जो आउटफ्लोज हैं ए और बी के दोनों के, ठीक है। और इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आर 0 एट 0 पीरियड टी इक्वल टू 0 आर टूडे, ठीक है। कोई इनफ्लो जो है वो नहीं है, कोई इंक्रीमेंटल कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट ए भी 10 मिलियन उसमें लग रहे हैं, प्रोजेक्ट बी में भी 10 मिलियन लग रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ 12 मिलियन लगते और यहाँ 10 लगते तो हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो 2 मिलियन है, लेकिन चूँकि दोनों का बराबर है तो आउटफ्लो में दोनों यानी कोई इंक्रीमेंटल कैश फ्लो नहीं है। लेकिन इनफ्लो में देखें प्रोजेक्ट ए जो है सिर्फ ईयर 1 पे 12 मिलियन दे रहा है, ठीक है, जबकि प्रोजेक्ट बी जो है वो 1.75 मिलियन जो दे रहा है वो हर साल दे रहा है और 20 ईयर्स तक दे रहा है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो ईयर 1 होगा वो होगा, क्योंकि हमें कहा गया है प्रोजेक्ट बी में से प्रोजेक्ट ए माइनस करो, तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है वो ईयर बी का ईयर 1 पे कैश फ्लो जो है वो 1.75 है, जबकि प्रोजेक्ट बी का जो है वो 12 मिलियन। माइनस किया तो 10.25 माइनस में आंसर आ गया। उसके बाद अगले 19 सालों तक, ईयर 2 to 20 ईयर्स, अगले 19 सालों तक जो हमारा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होगा प्रोजेक्ट बी का 1.75 होगा, जबकि प्रोजेक्ट ए का 0 होगा। तो वो 1.75 अगले 19 ईयर्स तक हमारा ये रहेगा। तो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज में जो है पहले साल का जो है -10.25 है, जबकि बाकी ईयर 2 से लेके ईयर 20 तक 19 ईयर्स का जो है पॉजिटिव 1.75 होगा। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन है पार्ट ए का। फिर पार्ट ई में पूछा गया है कि अगर ये जो पैसे हमें मिले हैं 10.25 मिलियन प्रोजेक्ट ए से, वो किस रेट पे लगाए जाएं ताकि वो 1.75 मिलियन जो है वो सालाना अर्न कर सकें या उसका रिटर्न जो है प्रोजेक्ट बी के बराबर हो। तो उसको हमने 10.25 यहाँ रखा है और 1.75 हमने यहाँ रखा है। उसके बाद हमने रेट ऑफ रिटर्न मालूम किया है, वही IRR का मेथड है का जहाँ पे ये इक्वेशन बराबर हो जाए। तो ये रेट ऑफ रिटर्न इस इक्वेशन की मदद से IRR की मदद से आएगा, वही रेट ऑफ रिटर्न जो है वो उस रेट को यानी 10.25 को अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बराबर होगा जो प्रोजेक्ट बी से हमें रिटर्न मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट ए था, ये बी था, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी और डी जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 15 के खुद से करने हैं, जिसके लिए आप प्रॉब्लम 1 से लेकर प्रॉब्लम 14 तक रेफ़र करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एयर ब्लू एयरलाइंस इज़ कंसिडरिंग 2 अल्टरनेटिव प्लान्स। 2 जहाज़ों को वो डिस्कस कर रहे हैं। प्लान ए जो है पहला जहाज़ जो है लाइफ उसकी 5 ईयर्स है, विल कॉस्ट 100 मिलियन। उसकी लाइफ जो है प्रोजेक्ट की जो है लाइफ 5 साल है और उसकी कीमत जो है वो 100 मिलियन है। एंड वो प्रोड्यूस कैश फ्लो 30 मिलियन पर ईयर। जबकि दूसरा जो जहाज़ है प्लान बी जो है वो उसकी लाइफ जो है 10 ईयर्स है और उसकी कॉस्ट 132 मिलियन है और वो प्रोड्यूस 25 मिलियन पर ईयर और वो 25 मिलियन पर ईयर प्रोड्यूस करेगा। 2 जहाज़ हैं, एक की ज़िंदगी लाइफ 5 साल है, 100 मिलियन उसकी कॉस्ट है और 30 मिलियन उसकी जो है इनफ्लोज हैं। दूसरा जहाज़ प्लान बी जो है उसकी जो 10 ईयर लाइफ है, 132 मिलियन जो है उसका आउटफ्लो है और 25 मिलियन जो है उसके इनफ्लोज हैं 10 सालों के लिए, ठीक है। एयर ब्लू प्लान्स टू सर्व द रूट फॉर ओनली 10 ईयर्स, ठीक है। एयर ब्लू जो है उस रूट को सिर्फ 10 ईयर्स के लिए सर्व करना चाहता है। इन्फ्लेशन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट एयर फेयर वगैरह जो भी है वो 0 है, यानी कोई इन्फ्लेशन नहीं है, इकोनॉमी में कोई चीज़ें कीमतें नहीं बढ़ रही। एंड द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। बाय हाउ मच वुड यू वैल्यू ऑफ कंपनी इंक्रीज इफ इट एक्सपेक्टेड द बेटर प्रोजेक्ट। अब इन 2 जहाज़ों को में से कौन सा जहाज़ जो है हमें सेलेक्ट करना है, तो उनकी NPV कैलकुलेट करनी है। अब इसमें इशू ये आ रहा है कि एक की लाइफ 5 ईयर्स है, दूसरे की लाइफ 10 ईयर्स है, ठीक है। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी फॉर ईच प्लान। तो सबसे पहले तो हम NPV कैलकुलेट करते हैं। तो एक की लाइफ 5 है, दूसरे की 10 है। तो उसका तरीका ये होता है कि हम जो छोटी लाइफ वाला जो एरोप्लेन है उसको जो है उसको ट्वाइस कर देते हैं, यानी 2 मरतबा उसको करते हैं। जैसे रिपीट आउटफ्लो एंड फ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट शॉर्ट लाइफ ट्वाइस इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द प्रोजेक्ट लॉन्ग लाइफ एंड कैलकुलेट द रिक्वायर्ड थिंग्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, देखो प्लान ए का जो एयरप्लेन ए का जो आउटफ्लो था वो 100 था। उसके बाद उसके इनफ्लोज 3 यानी 35 सालों में 30 मिलियन का इनफ्लो था, हमने लिख लिया। अब इस 5 साल के बाद जो है वो ये जहाज़ किसी काम का नहीं होगा, उसको हम जो है डिस्कार्ड कर देंगे और फिर नया जहाज़ खरीदेंगे बिल्कुल उसी लेवल का, उसी सेम जो फिर दूसरा जहाज़ खरीदेंगे, वो 100 मिलियन में आएगा। फिर अगेन वो 30 मिलियन 5 सालों तक देगा। तो क्योंकि वो इन्फ्लेशन नहीं है तो लिहाजा ना इनफ्लोज या आउटफ्लो में कोई अमाउंट में फ़र्क नहीं है। तो समझो कि छोटी लाइफ वाले को हमने 2 मरतबा रिपीट कर लिया। अब ये समझो कि 10 पे आ गया। अब जो प्लान बी है, प्लान बी जो है वो तो है ही 10 साल का, 132 में ख़रीदा गया, फिर 25 10 सालों तक मिलेंगे। अब इसकी NPV और जब हमने कैलकुलेट की तो PV इनफ्लो प्लान ए जो है 169.51 है, यानी इसकी जो PV आ गई
वो 169, जबकि प्लान बी की 141, और आउटफ्लो जो है इसका 156.74 है, क्योंकि ये 100 0 पे पड़ा हुआ है, ये 100 जो है ना 5 पे पड़ा हुआ है। इसको 5 पे जब हम यहाँ पे लेके आए तो ये 56.74 था, दोनों को ऐड किया तो 150। तो ये प्लान ए का आउटफ्लो है, ये प्लान बी का आउटफ्लो तो है ही 132 0 पे ही पड़ा हुआ है। एनपीवी इसकी 12.77, इसकी 9.3 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है हम प्लान ए जो है वो बाय करेंगे प्लान बी की जगह। ये हमारा डिसीजन हो गया। अब जो है इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी कैसे कैलकुलेट होती है, उसका फार्मूला है। एनपीवी रखते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी कैसे कैलकुलेट होती है, 1 - 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस प्रोजेक्ट का 12% है, तो हमने जो है प्लान ए की 12.77 एनपीवी यहाँ रखी। ई ए हमने यहाँ पे रखा, अभी हमने और उसको 1.12 जो पावर 10, क्योंकि 10 साल उसकी लाइफ है। ठीक है, सालाना जो एनपीवी सालाना हमें कितनी मिल रही है, तो एनुअल जो है हमें कितना मिल रहा है, तो हमने ये इसको एन्युटी के फार्मूले में पुट किया तो 2.26 हमारे पास आंसर आ गया। यही काम हमने प्लान बी के साथ किया, उनका 1.64 आ गया। तो याद रखें जो है दोनों प्रोजेक्ट्स का अगर आप इसको ट्वाइस ना करें, उसका अगर 5 सालों में ही अगर आप इसको करना चाहें, वैसे हमने इसको ट्वाइस किया तो हमें जो है ना ये एनपीवी से ही पता लग गया। लेकिन अगर आप इसको लाइफ को ट्वाइस यानी 2 मरतबा नहीं लिखना चाहते, इसको 5 ईयर्स पे करना चाहते हैं, इसको 10 ईयर्स पे, तो दोनों की एनपीवी कैलकुलेट करके उसको इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी 5 पावर रख के कैलकुलेट करें और उसकी इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी 10 रख के कैलकुलेट करें, तो देखें जो प्लान ए की आएगी इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी वो हायर आएगी। ठीक है, तो दोनों सूरतों में हमें प्लान ए को ही ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका वैल्यू उसकी ज़्यादा आ रही है। उसके बाद जो है प्रॉब्लम 19 जो है वो उसको करना है और उसको रेफ़र करना है प्रॉब्लम 19 को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, MIRR कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला है, PV इनफ्लोज डिवाइडेड बाय PV आउटफ्लो डिवाइडेड बाय रेज़ पावर 1/n-1। ये इस फार्मूले से आपका जो है MIRR कैलकुलेट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि TCS कोरियर कंपनी रिसेंटली परचेज्ड a new delivery truck. The new truck cost ₹22,500 and is expected to generate net after tax operating cash flows इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 6,250 पर ईयर। ठीक है, ये ट्रक खरीदा गया है 22,500 में, जो कि इनफ्लो जनरेट करेगा 6,250 पर ईयर। ट्रक की लाइफ जो है 5 साल है। ठीक है, और द एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट आर द ट्रक आर गिवन बिलो। ठीक है, अगर उसके बाद हमारे पास ये एक और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। अब इसमें जो है ट्रक का ये है कि ट्रक हम ये किसी भी वक्त ट्रक को सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है आज ट्रक खरीदी 22,500 में, आज ही इसको सेल करना चाहें तो 22,500 में बिक जाएगी। लेकिन हमने 1 साल चला के हम करते हैं, हमने कहा कि भाई 1 साल चला लेते हैं। 1 साल चलाया तो हमें जो इनफ्लो मिला वो 6,250 मिला, और 1 साल के बाद जब अगर हम ट्रक को बेचना चाहेंगे तो वो 1 साल के बाद 17,500 में बिक जाएगी। ठीक है, फिर हम कहते हैं नहीं हम 2 साल ट्रक को चलाते हैं। 2 साल हमने चलाया तो दूसरे साल पहले साल भी हमें 6,250 मिला और फिर 6,250 मिला, और दूसरे साल में अगर हम ट्रक बेचने जाएंगे तो वो 14,000 में बिक रहा है। ठीक है, और फिर तीसरे साल हम 3 साल चलाना चाहते हैं तो तीसरे साल में हमें 6,250 मिला। तीसरे साल में अगर हम ट्रक बेचने जाएंगे तो 11,000 में बिकेगी। चौथे साल में चौथा साल भी हम चलाए ट्रक को चलाया 6,250 हमने ये वाले अर्न किए जो कैश फ्लोस थे, और अगर चौथे साल में ट्रक को बेचने जाएंगे तो 5,000 में ट्रक बिकेगा। 5वें साल में 6,250 तो हमें ये रिटर्न मिला, लेकिन ट्रक की वैल्यू 0 हो गई। अब हमें क्या करना है, हर साल जो उसकी जो एनपीवी हर साल की हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे शुड द फर्म ऑपरेट द ट्रक अंटिल द एंड ऑफ द 5 ईयर फिजिकल लाइफ, क्या जो कंपनी है उसको 5 साल ट्रक को चलाना चाहिए या दरमियान में कहीं बेच देना चाहिए। इफ़ नॉट देन व्हाट इज़ द ऑप्टिमल इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, तो अगर नहीं है तो कितनी, तो हमने देखो ईयर वन पे अगर हम जो है ट्रक बेचेंगे तो क्या होगा। ईयर 1 जब हम 1 साल ट्रक को चलाएंगे तो देखें 1 साल में हमें 6,250 का ये कैश फ्लो मिला। 1 साल बाद जब हम ट्रक बेचने जाएंगे तो हमें 17,500 में ये ट्रक बिक जाएगा। हम दोनों हमारे कैश फ्लो हैं, उसको डिवाइड किया, 10% डिस्काउंट रेट है जो यहाँ गिवन है, और फिर 22,500 आउटफ्लो है। ये समझो इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है,
आउटफ्लो माइनस किया तो -909 NPV नेगेटिव आ रही। उसके बाद हम दूसरे साल में अगर हम ट्रक को कंटिन्यू करते हैं तो पहले साल का जो हमें कैश फ्लो मिलेगा 6250, वो कैश फ्लो हमने 1.1 करके डिवाइड कर दिया, और दूसरे साल का भी कैश फ्लो हमें मिलेगा 6250, और दूसरे साल में ट्रक बेचने जाएंगे तो 14,000 में बिकेगा। तो दूसरे साल का ट्रक की वैल्यू और दूसरे साल का कैश फ्लो, उसको हमने 1.1 स्क्वायर कर दिया, इसको 1.1 पावर 1 कर दिया, दोनों को ऐड किया, पीवी इनफ्लो माइनस कर दिया पीवी आउटफ्लो, तो आंसर आ गया 83। उसके बाद थर्ड ईयर में हमने 6250 का एक कैश फ्लो आया, 6250 का ये दूसरा कैश फ्लो आया, 6250 का ये तीसरा कैश फ्लो, प्लस तीसरे साल में अगर हम सेल करने जाएंगे तो 11,000 में बिकेगा। तो तीसरे साल में हमने 11,000 और 6250 दोनों को ऐड कर दिया, 1.1 पावर 3 कर दिया, ये तीनों को ऐड किया तो हमारे पास जो है पीवी इनफ्लो माइनस पीवी आउटफ्लो किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1307। ये तीसरे साल का। इसी तरीके से चौथे साल, पाँचवें साल तक आप इसको करेंगे और फिर देखेंगे हाईएस्ट एनपीवी कहाँ पे आ रही है। जहाँ पे हाईएस्ट एनपीवी होगी तो उतने सालों तक हम ट्रक को चलाएंगे और उसके बाद हम उसको सेल कर देंगे। तो ये हमें आंसर देना है इसका। सॉल्व ईयर 4 and 5, रेफर फॉलोइंग प्रोसीजर। ये इसी प्रोसीजर के थ्रू आपको करना है। वुड द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्वेज वैल्यू इन एडिशन द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एवर रिड्यूस द एक्सपेक्टेड एनपीवी और हायर। तो इसके लिए आप बुक को रेफ़र करें। थैंक यू वेरी मच।